दोस्तों नमस्कार। आज विशेष वर्ग कक्ष में हम लोग देखते हैं सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा इन परीक्षाओं में भी आने की इनकी संभावना बनी हुई है। तो आइए देखते हैं इन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इनको वन लाइनर के रूप में सजाया गया है, वस्तुनिष्ठ ना करके, क्योंकि इसमें समय की काफ़ी बचत हो जाती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है इस तरह के। पहला है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन ने अपने गति विषय के नियमों का प्रतिपादन प्रिंसिपिया नामक ग्रंथ में किया है। प्रिंसिपिया एक बुक है रिटन बाय न्यूटन, जिसमें इन्होंने गति के तीनों नियमों को, काफ़ी मोटी बुक है, विस्तार से वर्णन किया है। अगला देखते हैं, त्वरित गति से ऊपर चढ़ते हुए लिफ्ट में हमें अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। लिफ्ट जब ऊपर जाती है और वह त्वरित गति से जाती है तब हम अपना भार बढ़ा हुआ महसूस करेंगे, और लिफ्ट जब नीचे की तरफ उतरती है त्वरित गति से तो उसमें हम अपना भार घटा हुआ महसूस करते हैं। अगला है, वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए किसी वस्तु पर परिधि की ओर लगने वाले बल को कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जो केंद्र से बाहर की तरफ लगती है, और अभिकेंद्रीय बल भी होता है वृत्ताकार मार्ग पर, वह भी लगता है, वह अंदर की तरफ खींचता है। वृत्त के केंद्र की तरफ लगने वाला अभिकेंद्रीय बल और परिधि की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल होता है। अगला है, आवर्ती गति के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या आवर्त गति से लगाती है, दोनों हो सकता है। गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। गुरुत्व बल की प्रकृति सदैव आकर्षण की होती है। किसी वस्तु पर पलायन, पृथ्वी पर किसी वस्तु के पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब अगर पृथ्वी से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से प्रक्षेपित किया जाए, फेंका जाए, तो वह दोबारा लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगा। मतलब वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त हो जाएगा, और इसे ही वस्तु का पलायन वेग कहते हैं। इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो देखते हैं, आदर्श मशीन की दक्षता 100% होती है। आदर्श मशीन जो अपनी 100% क्षमता का इस्तेमाल करे, हालांकि ऐसी मशीन अभी तक बनी नहीं है जो ऊर्जा के 100% को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर दे। यह आदर्श मशीन है, आइडियल है, बट ऐसी अभी तक बन नहीं पाई है। अश्वशक्ति शक्ति का मात्रक होता है, पावर का मात्रक होता है। बल तथा औसत वेग का गुणनफल शक्ति कहलाता है। उत्प्लावन बल के कारण विद्रोह में, अच्छा यहाँ द्रव होना चाहिए था। उत्प्लावन बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है, क्योंकि उसके भार के विपरीत एक बल लगता है जो उसे जल के या द्रव के सतह पर लाने की कोशिश करता है। उसे हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। तो वस्तु के भार और उत्प्लावन बल के बीच का जो अंतर होता है, उतना भार में कमी महसूस होता है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु का इकाई, किसी पदार्थ का एक्चुअली जो इकाई आयतन होता है उसके द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। वायु के उत्क्षेप सिद्धांत के आधार पर गुब्बारे का वायु में उड़ना परिभाषित किया जा सकता है। जब गुब्बारे में हम लोग हवा भर देते हैं तो, और उसको अगर हल्का सा पुश किया जाए तो वह ऊपर की तरफ उठना शुरू करता है, कुछ देर तक वह ऊपर जाता है, और यह वायु के उत्क्षेप सिद्धांत पर कार्य करता है। दो वस्तुओं के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो यह निश्चित तौर पे दो वस्तुओं के बीच में जब हम लोग तुलना करते हैं तो वह आपेक्षिक हो जाता है, निरपेक्ष नहीं रह पाता है। अगला प्रश्न है कि साधारण जल पर तैरने वाले बर्फ का 11/12 भाग जल में डूबा रहता है तथा 1/12 भाग जल के ऊपर रहता है। इसीलिए जो आइसबर्ग्स होते हैं, जिनको हिमखंड कहा जाता है, वैसे हिमखंड जो सागरों में तैरते रहते हैं, जिन सागरों में तापमान बहुत कम रहता है, ऐसे ही एक हिमखंड से टकराकर टाइटैनिक नामक जहाज़ डूबा था,
क्योंकि ये देखने में 1/12 भाग ही इनका दृष्टिगत होता है, दिखाई देता है। तो और नीचे उसका मतलब लगभग भाग 11/12 भाग जल के अंदर होता है। तो बाहर से देखने पर जो हिमखंड हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं, मगर उनका वास्तविक आकार जो होता है वह काफ़ी बड़ा होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि जब कोई जहाज जल की सतह पर तैरता है तो जहाज के द्रव्यमान के बराबर जल का विस्थापन होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि द्रव्यमान के बराबर जल का विस्थापन होगा, तभी कोई वस्तु तैर पाएगी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लोहे के एक टुकड़े का भार मिट्टी के तेल में की अपेक्षा जल में कम होता है। जल में उसका भार कम होगा और मिट्टी के तेल में भार ज़्यादा होगा। इसका कारण है कि मिट्टी का तेल जो होता है वो हल्का होता है, या यूँ कहें कि पतला होता है, जिसके कारण लगने वाला उत्प्लावक बल कम हो जाता है, क्योंकि अणुओं की संख्या कम हो जाएगी उस ठोस के नीचे। जितने अणु आएंगे तो जल के ज़्यादा अणु आएंगे, इसलिए फोर्स ज़्यादा लगेगा, और मिट्टी के तेल के कम अणु आएंगे, कम फोर्स लगेगा, और इसलिए भार में अंतर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि पदार्थ की 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस में ठोस पदार्थों में श्यानता का गुण नहीं होता है। श्यानता विस्कोसिटी जो है वह लिक्विड्स में होती है, और हम जानते हैं कि लिक्विड और गैस दोनों लगभग एक ही थ्योरीज को फॉलो करते हैं, जबकि ठोस उस तरह की किसी थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। श्यानता गुणांक का मात्रक पोइज होता है। श्यानता गुणांक का मात्रक, कभी कभी मात्रकों के बारे में भी पूछ लेता है योग, तो इसको हम लोग देख लेंगे कि श्यानता गुणांक का मात्रक पोइज होता है। अगला देखते हैं, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच काम करने वाले आकर्षण बल को स्वसंजक बल, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अगर एक ही पदार्थ है, जैसे जल, और जल को अगर रख दिया जाए किसी पात्र में, तो उसके 2 अणुओं के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो कोहेसिव फोर्स होगा, और उसके आकर्षण के कारण वह चिपका रहता है। ठोसों में आकर्षण का बल ज़्यादा होता है, इसलिए इनका निश्चित आकार होता है, जबकि द्रव और गैस में ये कोहेसिव फोर्स कम होता है, इसलिए इनके अणु दूर दूर रहते हैं और तुरंत इनका शेप बदल सकता है। भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के अणुओं के बीच काम करने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं, एडेसिव फोर्स। एडेसिव हम लोग जानते हैं कि चिपकाने के लिए जो यूज करते हैं, तो वह एडेसिव जो होता है वह 2 अलग अलग पदार्थों के बीच भी काम कर सकता है, जबकि कोहेसिव एक ही प्रकार के अणुओं के बीच काम करता है। तो स्याही के कागज पर चिपकने का कारण आसंजक बल होता है। स्याही और कागज 2 अलग अलग पदार्थ हैं, तो इनके बीच जो होगा वो एडेसिव फोर्स काम करता है। क्रांतिक ताप पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। क्रांतिक ताप क्रॉनिकल टेम्परेचर होता है, यहाँ पृष्ठ तनाव जो होता है वह शून्य हो जाता है, और उस अवस्था में कोई हल्की से हल्की वस्तु भी उस पर तैर नहीं पाएगी। कोई ठोस जिस ताप पर पिघलना शुरू करता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। मतलब ठोस से द्रव अवस्था में आने की शुरुआत जिस तापमान पर हो जाती है उसे हम लोग गलनांक कहते हैं, और जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है, मतलब लिक्विड टू गैसियस फेज में चलने लगता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। अगला है कि रबर की अपेक्षा स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ होती है। मतलब एक ही मोटाई के अगर रबर और स्टील को लिया जाए तो ज़्यादा लचीलापन स्टील दिखाएगा और रबर जल्दी ही टूट जाएगा। तो भार वहन करने की क्षमता या ज़्यादा से ज़्यादा भार लगाने पर भी वह रह सकता है, स्थिर रह सकता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि रबर जो है वह कम प्रत्यास्थ होता है, इलास्टिसिटी कम होती है रबर में, और स्टील में ज़्यादा होती है। अगला हम लोग देखते हैं कि ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं, संवहन कही जाती है। मतलब ऊष्मा स्थानांतरण, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन तथा विकिरण। तो चालन में हीट ट्रांसफर होता है, एक दूसरे से सटे हुए अणु अपने हीट को अगले अणुओं को ट्रांसफर करते हैं, और संवहन में अणु जो है वह गतिमान हो जाते हैं, और द्रवों में होता है ज़्यादातर,
द्रव या गैस में जैसे ही हम लोग उसको बॉयल करना शुरू करते हैं, जैसे जल का उदाहरण लेते हैं, बॉयल करते हैं तो अंदर से जो सतह, बर्तन के भीतरी सतह में जो सबसे नीचे होते हैं वो पहले गर्म होते हैं और ऊपर की तरफ आते हैं, और ऊपर के ठंडे अणु उनका स्थान लेने के लिए नीचे जाने लगते हैं। इस तरह से एक संवहनीय धारा चलती है उसमें। यह द्रवों तथा गैसों के बीच में होता है। और विकिरण जो होता है, रेडिएशन, उसको हम लोग जानते हैं कि इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य से ताप पृथ्वी तक पहुंचने का तरीका जो है वह रेडिएशन ही है। उसी के माध्यम से मतलब रेडिएशन के प्रक्रिया के द्वारा बिना किसी माध्यम के सूर्य का ताप पृथ्वी तक पहुंच पाता है। अगला देखते हैं हम लोग कि केल्विन पैमाने पर हिमांक बिंदु -273 केल्विन होता है। हिमांक बिंदु जहाँ बर्फ जमेगा, अलग अलग स्केल हैं, जैसे सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है। उसी तरह से केल्विन होता है, एक स्केल है। इस पर -273 केल्विन हिमांक बिंदु और -373 केल्विन भाप बिंदु होता है। केल्विन पैमाने का 0 डिग्री जो होता है उसको परम ताप कहते हैं। यह आज तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। 0 डिग्री केल्विन को अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। चलिए, बहुत उच्च तापमान का मापन करने वाले तापमापी को उतापमापी या पायरोमीटर कहते हैं। बहुत उच्च तापमान, जैसे भट्ठियों का तापमान होता है, जहाँ की धातुओं का पिघलाना होता है, या सौरमंडल के अंदर जैसे बहुत ही उच्च तापमान का मापन करना होता है, तो उसके लिए हम लोग साधारण तापमापी जो है हमारा कार्य नहीं करता है, उसके लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। अगला है कि प्रकाश के फोटोन सिद्धांत को आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, जिसमें आइंस्टीन ने यह बताया था कि प्रकाश के जो कण हैं वह छोटे छोटे कणों के पैकेट्स के रूप में ट्रांसफ़र होते हैं, और कणिका सिद्धांत भी इसको कहा जाता है या फोटोन सिद्धांत कहा जाता है, और इसके प्रतिपादक अल्बर्ट आइंस्टीन थे। जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की घटना घटित होती है। जब चंद्रमा आ जाता है तो हम लोग सूर्य को नहीं देख पाते हैं, बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य से चलने वाला जो प्रकाश है वह चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए चंद्रमा पर ग्रहण लग जाता है। दो समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है और असमान आवेशों के बीच आकर्षण का बल काम करता है। मतलब धनात्मक ऋणात्मक आवेश को आकर्षित करता है तथा धनात्मक धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करता है, और इसी तरह से ऋणात्मक धनात्मक को आकर्षित करेगा और ऋणात्मक ऋणात्मक को प्रतिकर्षित करेगा। अगला टॉपिक पॉइंट देखते हैं हम लोग कि प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ की दिशा लगातार बदलती रहती है। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, ये दो तरह की धाराएं होती हैं विद्युत की। जैसा हम लोग देखते हैं कि जो सेल्स लगाते हैं हम लोग, बैटरीज लगाते हैं, उनके प्लस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जो होते हैं, नोड्स जो होते हैं, वह डिफाइंड होते हैं कि यह प्लस है और यह माइनस है, और उसको निश्चित दिशा में लगाना होता है। उसके उपकरण उसी तरह से बने होते हैं कि उनमें डायरेक्ट करंट पर वो चल सके। एक तरफ से पॉजिटिव जाता है और दूसरी तरफ से नेगेटिव वापस आ जाता है। और इलेक्ट्रिक जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, बिजली, उसमें इस तरह का कुछ नहीं होता है। मतलब प्लग को हम पॉजिटिव नेगेटिव देख कर नहीं लगाते हैं, उसको किसी में लगा दें, क्योंकि उसका कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। इसकी दिशा जो है लगातार बदलती रहती है। जो अभी पॉजिटिव है वह अगले ही समय अंतराल में नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसको किसी भी तरह से समायोजित कर लें, इसमें प्लस माइनस का कोई इशू नहीं होता है। अगला देखते हैं हम लोग कि टंगस्टन के वाष्पीकरण को रोकने के लिए विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस भरी जाती है। अगर अक्रिय गैस न भरी जाए, साधारण हवा अगर चला जाए उसमें, तो टंगस्टन जो है वह वाष्पीकृत हो जाएगा, पिघल जाएगा। जैसा आप सभी ने देखा ही होगा, जानते होंगे कि जो विद्युत बल्ब होते थे पहले, पीले वाले बल्ब, उनके भीतर टंगस्टन का फिलामेंट होता था, और जैसे ही अगर शीशे में एक छोटा सा सुराख कर दिया जाए और उसके अंदर की अक्रिय गैस निकल कर वहाँ पर वायुमंडलीय वायु भर दी जाए या भर जाए, और उसके बाद जैसे ही हम लोग लाइट ऑन करते हैं तो
उच्च तापमान के कारण टंगस्टन जो है वह पिघल जाता है और बल्ब फ्यूज कर जाता था। ट्यूबलाइट्स में आर्गन गैस भरी होती है। ट्यूबलाइट्स, वाइट चमकने वाले जो ट्यूबलाइट्स होते हैं उनके अंदर आर्गन गैस भरी होती है। और चमकने वाले साइन बोर्ड्स जो होते हैं, जो दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के ऊपर अक्सर देखने को मिलता है और रंगीन चमकते हैं, उनमें नियॉन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे हमारे लगभग 41 हो गए हैं फिजिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आयोग द्वारा बार बार रिपीट किए गए हैं और ये आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।